प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी वाली में। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें मैंने आपको आदिकाल पढ़ा रही हूँ। इसमें फर्स्ट प्रकरण पढ़ा चुके हैं, सेकंड प्रकरण है अपभ्रंश काव्य और उसमें आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हेमचंद्र से। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से लेकर 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी ग्रंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में, किसके समय में? सिद्धराज के समय में बनाया। तो ये बहुत एक बड़ा भारी ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, क्योंकि व्याकरण ग्रंथ भी बहुत सारे लिखे गए हैं। भारी व्याकरण ग्रंथ भी आगे आपको जब पढ़ाएंगे तो मिलेगा, मगर इनके ग्रंथ का नाम है एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हेमचंद ने लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश, किया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। भल्ला हुआ जू मारिया बहनी हमारा कंतु माने पति, लज्जहु तू विहसिहु जय भग्गा घरु एंतो। तो इसका अर्थ भी दिया है, भला हुआ जो मारा गया है बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से, समवयस्का मतलब अपने बराबर की लड़कियों के सामने मैं लज्जित होती, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जई सो न आवई दुई घरु काहि अहो मुहु तुझु, और वैणु ज खंडई तऊ सई ए सोपियव हो न मुझो। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है, हे सखी जो तेरा वचन खंडित करता है, ठीक है। और इसमें एक लाइन ये भी है, ये जो मेन इम्पॉर्टेंट एक लाइन है ये वाली, पिए संगमी कहे निद्दड़ू पिए पक्खहु केच मह विन्नहु विन्नसिया निद न एवे न तेव। प्रिय के संगम में, इसका अर्थ है प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे, मतलब उसके वियोग में भी, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई ना, यूँ नींद न त्यों, ठीक है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्व्यश्रय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नाम का एक प्राकृत काव्य भी है, ठीक है। द्व्याश्रय नामक का जो रचना की है उसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृतिक काव्य भी है और इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। दूसरे कवि आ जाते हैं सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में क्या लिखा? कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। क्योंकि ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है, हेमचंद्र का आप याद रखना, कुमारपाल चरित लिखा उन्होंने, इन्होंने क्या लिखा है? कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। तो पीछे का शब्द याद रख लेना, किसी एक का तो दूसरे का याद ही रहेगा। संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में भी है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन हैं, कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं, ठीक है।
इसमें ये वाला आपको देख लेना है, ये वाला। और सही ये पूछा भी गया है, रावण जायु जिहि दियहु देह मुँह एक शरीर, और चितवई ल यही जणनी कमणु पियावों खीर। शरीर और खीर। जिस दिन 10 मुँह वाला एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊं। ठीक है, ये याद रख लेना आप। चलिए, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पर। जैनाचार्य मैरातुंग, इनका दिया है संवत 1361 में। इन्होंने क्या लिखा है? प्रबंध चिंतामणि। क्या लिखा है इन्होंने? प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया है, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धत हैं, मतलब अपभ्रंश के पद भी आए हुए हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, और मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों में बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। और ठीक है, इतना ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई कोई ऐसा भी देख रहे। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा दोहा आया है, देख लेते हैं कि मुंज मणई मृगनलावई जुब्बण गयोहूँ न झूरी, जह शक्कर से खंड थिए तो इस मीठ चूरी। मुंज कहता है कि हे मृगनालवती, गए हुए यौवन को ना पछता, यदि शर्करा यानी शक्कर के 100 खंड भी हो जाएं तो भी वह चूरी हुई, मतलब जो उसका चूरा होता है ना, वो भी ऐसी ही मीठी रहेगी। ठीक है, ये बहुत एक दो बार पूछा गया है। चलिए, अब आ जाइए विद्याधर पे। ठीक है, विद्याधर इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगलिंग सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, और इनका ये याद रख लेना, यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। समय भी पूछे जाते हैं, कभी कभी मिलान में दे दिए जाते हैं कि समय क्या था, तो जो शुक्ल की बुक में है वो ज़्यादातर उसे ही माने जाते हैं। चौथे आप क्या जाते हैं? सांगधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सांगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि सांगधर ने किस ग्रंथ में अपना परिचय दिया है, तो वो है सांगधर पद्धति। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए, और दामोदर के 3 पुत्र हुए सांगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सांगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत से कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सांगधर पद्धति में बहुत से साबरमंत और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिसके बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें राजा की प्रशंसा से कहा हुआ श्लोक है, ये वाला आप देख लें। इसमें एक लाइन ये पूछी जाती है कि ये किसकी है। ठीक है, ये वाली, नूनम
बादल छाई खे पसरी निश्रवाण शब्द खरा। ठीक है, इसे याद रखना है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सांगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता और उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगलम सूत्र, उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद हैं असली हम्मीर रासों के ही हैं। ये शुक्ल जी ही कह रहे हैं। अतः कुछ पद नीचे दिए गए हैं, इसमें से ये लाइन कई बार पूछी गई है और ये भी, ये दोनों। ठीक है, ढोला मारिय ढिल्ली मह मुच्छो मिच्छ शरीर, दोनों ही लगा लें। पुर उज्जवल मंत्रीवर चलई वीर सन हम्मीर, और चलई वीर हम्मीर पाव भर मेहणी कप्पई, और दिगमग गहन अंधार धूली सुर रहे अच्छा अच्छा ही। ठीक है, दिल्ली में ढोल बजाया गया, मच्छलों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। ये 2 लाइनों का अर्थ है। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल सूर के रथ को आच्छादित करती है। ठीक है, यहाँ तक। और जो इसमें से कुछ नहीं ऐसा पूछा गया है, आगे देखते हैं। हाँ, ये सब कुछ भी नहीं है। चलिए, ये आप ये देखें। हाँ, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि हम्मीर रासो सांगधर से, और उनकी जो रचना है हम्मीर रासो, वहाँ से अपभ्रंश की रचनाएं जो है वहाँ पे समाप्त होती हैं। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय उनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता, किसकी है? कीर्ति सिंह की वीरता उदारता और गुण ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कुछ देश भाषा के भी पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्य छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। पहली विशेषता इसकी ये है कि ये पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, और दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि यह प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है। इसमें तत्सम संस्कृत के शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है, यानी कि तात्पर्य है कि प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी बंधी नहीं है उसमें, जैसे इस प्रकार की टकसाली अपभ्रंश है। तो ये दोहे तो पूछे नहीं गए हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके आगे ये पढ़िए। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। ठीक है, और अब हम यहाँ से देखते हैं
जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर प्रवृत्त होती गई, मतलब जैसे जैसे जो भी वो रचनाएं करते गए देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त माने बढ़ती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सांगधर के पदों और कीर्ति लता में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहीं तक समाप्त है और हम भी यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है।